आज हम इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बीएससी फाइनल ईयर में जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए। जो चीज़ें रह गई हों उन्हें कमेंट करके बताइए, उनके बारे में दोबारा से वीडियो बना के बताया जाएगा। बेसिकली मैं चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक हों उन्हें कॉन्सेप्ट बाई क्लियर करते चलें और साथ के साथ ये और करते चलें कि जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी लेते चलें। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पेपर है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी। इकोलॉजी के बारे में जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी का जो मतलब है वो होता है कि इंटर रिलेशंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटर रिलेशन किसके बारे में वो इंटर रिलेशन बता रहा है? इंटर रिलेशन का मतलब है पारस्परिक संबंध। हिंदी में जब हम इसे देखते हैं कि पारस्परिक संबंध किस किस के मध्य में, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी होगा, ठीक है, और एनवायरनमेंट जिसे हम वातावरण या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो इंटर रिलेशन मतलब पारस्परिक संबंध एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी होता है उसको हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं, उसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। मतलब जीव और पर्यावरण के मध्य जो भी संबंध है उसको हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। इस शब्द की स्थापना करने वाले थे रीटर। ये एक जूलॉजिस्ट थे, हम भी जूलॉजी पढ़ा रहे हैं तो ये भी जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। और 1868 में इन्होंने इस शब्द की स्थापना की। इनको ग्रीक वर्ड, क्योंकि ग्रीक को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है विज्ञान के संदर्भ में, क्योंकि अरस्तु विज्ञान के पिता माने जाते हैं, ठीक है, और जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो दिया था वो दिया था इकोलॉजी, ठीक है, ओ से स्टार्ट करना, इकोलॉजी जैसा भी इनका प्रोनाउंसिएशन होगा। और इसको हिंदी के अंदर, इसको इंग्लिश के अंदर इकोलॉजी वर्ड दे दिया गया, ठीक है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस और लोगोस, इससे मिलके ओइकोलॉजी बना है, जो भी ये प्रोनाउंस करें। यहाँ पे ओइकोस का जो मतलब होता है इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है हाउस, यानी घर, और प्लेस टू लिव कि जहाँ पे वह रहता है, ठीक है। ये दोनों जिसे घर और आवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में लोगोस का मतलब होता है साइंस, ठीक है, या स्टडी या डिस्कर्स। तो ये साला क्या कहलाता है? अध्ययन। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हम घर या प्लेस का, जहाँ पे कोई रहता है उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो वातावरण एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति रहता है, क्योंकि वातावरण जो बना हुआ होता है उस वातावरण में क्या होगा, उसके आसपास जमीन होगी, क्योंकि वो जमीन पे तो रहेगा, स्थापित रहेगा, ठीक है। कहीं पे उसे पैर रखने के लिए चाहिए, भले ही वो उभयचर हो, उड़ता रहता हो, एवीज अगर हम देखें वो एवीज हो, पक्षी वर्ग से आता हो, लेकिन फिर भी बैठेगा, सोएगा तो कहीं धरातल होना चाहिए। पेड़ों पर भी सोएगा तो पेड़ को रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, पेड़ को स्थापित करने के लिए तो लैंड होना चाहिए, सांस लेने के लिए हवा होनी चाहिए, ठीक है, पीने के लिए पानी होना चाहिए। ये तीन चीज़ें तो हमारे पास में जो आवश्यक और नेसेसरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो जब हम इसे देखते हैं तो इसे देखने के बाद में हमें पता चलता है कि इकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही सार्थक, ये जो इकोलॉजी के महान वैज्ञानिक हुए हैं और इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं उनकी क्या राय है इकोलॉजी के बारे में, उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1869 के अंदर, 1869 के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने ये बताया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो एनवायरनमेंट होता है उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है।
क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण का प्राणियों के साथ में जो सह संबंध है, इंतरक्रिया है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में ऑडम आई। ऑडम ने ये कहा कि भैया ऐसा है कि जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी संरचना और उसकी प्रक्रिया का अध्ययन कि वो किस तरह से बनी हुई है और वो किस तरह से प्रक्रिया करती है। जैसे हमारी प्रकृति मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रकृति किस तरह से बनी हुई है, उसका नेचर क्या है और वो किस तरह से फंक्शन करता है। साथ में एक पत्थर जो नॉन लिविंग है उसका नेचर क्या है और वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसकी चीज़ों का अध्ययन को इकोलॉजी कहा गया। लेकिन हमारे जो इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं, जिन्हें रामदेव मिश्रा के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहीं आर मिश्रा भी लिखा हुआ है, 1967 के अंदर उन्होंने ये कहा था कि इकोलॉजी क्या है, ये फंक्शन जो होते हैं, जो कारकों के मध्य फंक्शन होते हैं। कोई भी एक कारक ले लें, निर्जीव कारक ले लें, निर्जीव का निर्जीव के साथ में जो फंक्शन होगा, सजीव का सजीव के साथ में जो फंक्शन होगा, किसी भी कारक का जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर का कहीं ना कहीं कोई भी संबंध है। जैसे मेंडल है, वो फैक्टर किसे कहते हैं, वो जीन्स को फैक्टर कहते हैं, तो उनका जो आपस में संबंध है ना, वहाँ भी कोई परिस्थिति निर्धारित की जा रही है। तो इस तरीके के जो संबंध स्थापित किए जा रहे हैं उसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी का डिवीज़न देख लेते हैं हम। डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी में किश्नर और श्रोएटर ने ये डिवीज़न दिया है। इस डिवीज़न में क्या कहते हैं, एक तो ऑटो इकोलॉजी होती है, इसको इन दो पार्ट में बांट दें, ऑटो और इकोलॉजी, और एक सिनिकोलॉजी होती है, सिंक्रोनाइज होता है, जिसका मतलब ये होता है। तो ऑटो इकोलॉजी के अंदर आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसका मतलब होता है या तो एक प्राणी की स्टडी करेंगे आप, या किसी जाति के प्राणियों की स्टडी करेंगे और उनके विकास क्रम पे प्रभाव को देखेंगे कि जो वातावरण का प्रभाव उनके विकास क्रम में किस तरह से रहा है। ठीक है, तो इसे हम स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उसे हम ऑटो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य, या मैमेलियंस की बात करें तो एक पर्टिकुलर जाति होगी मैमल्स की, तो उनके ऊपर मतलब बात करते हैं अपन, जैसे ऑर्डर हो गया कंप्लीट, मतलब आप इस तरह से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिनिकोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक की बात हुई है, तो आप पता है कि सिंक्रोनाइज जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे बहुत सौ की बात होंगी। तो ये कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी ग्रुप ऑर्गेनिज्म का होगा, जिसमें चाहे पेड़ हों, पौधे हों और चाहे जंतु हों, कोई भी हों, उनका अध्ययन अगर करें, हम माइक्रोब्स का भी अध्ययन हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अध्ययन नहीं करें, सभी का। तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव समूह का परस्पर तथा वहाँ के वातावरण के परस्पर, तो वो जीव समूह आपस में क्या व्यवहार करते हैं उनका, और साथ में जो वातावरण है उसका हम जब साथ में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे किसी एक सिंगल स्पीसीज की बात चल रही है और यहाँ पे एक जीव समूह की बात चल रही है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार से हम इकोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं। अब जो सिनेकोलॉजी है, समपारिस्थितिकी है, वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो समष्टि, जिसे पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं, एक ही प्रकार की जो जाति होती है, उनका अध्ययन इसमें वातावरण के साथ किया जाता है, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, एक ही स्थान पर पाई जाने वाली जो सभी जातियां हैं, चाहे पेड़ पौधे जो भी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है वातावरण के साथ में। और इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, पारिस्थितिकीय तंत्रीय पारिस्थितिकी, इसमें जैविक अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है वातावरण के साथ में। जैसे ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, तत्वों का चक्रीकरण, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स और खाद्य जाल, इन चीज़ों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो इन तीन प्रकार की पारिस्थितियों से जुड़ी हुई जो है सिनेकोलॉजी है, जिसे सम पारिस्थिति के नाम से जानते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि हैबिटेट और निके क्या होते हैं। हैबिटेट और निके, देखिए हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान और निके का मतलब होता है कार्यस्थल, मतलब वर्क प्लेस, जहाँ पे कि वो कोई काम करता है, ठीक है। जीव जहाँ निवास करता है, मतलब उसका लिविंग, जहाँ पे वो वेल तरीके से रह सके, और ये एक्टिव प्लेस के नाम से, मतलब सक्रिय स्थल के नाम से जाना जाता है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं।
इसमें बेसिकली जैविक घटक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अजैविक घटक भी हो सकते हैं। लेकिन बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पे सक्रिय होता है, इसलिए फूड और एनिमीज़ की ज़रूरत यहाँ पे होती है। क्योंकि सक्रिय वो दो ही स्थिति में हो सकता है, या तो वो फूड करने के लिए करेगा, या तो उसको खाना चाहिए, और या फिर दुश्मनों से वो भाग रहा है। तो इसलिए तो यहाँ पे एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसलिए कहा कि ये भाई बायोटिक ही हो सकता है बेसिकली। इसका मतलब अब यहाँ से हम देखें कि ये बायोटिक और अबायोटिक है, और ये सिर्फ बायोटिक है, मतलब हैबिटेट का ही एक पार्ट निके है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे ये एनर्जी गेन भी करता है और नष्ट भी करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एनर्जी गेन करता है क्योंकि खाना खाता है, और नष्ट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनिमी से भागने के लिए और दूसरे कामों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आइए, ये बड़ा होता है, ये लार्जर है, लेकिन ये छोटा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये किसी एक स्पीसीज़ के लिए, पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए ये निश्चित होता है, जो किसी दूसरी स्पीसीज़ के लिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी स्पीसीज़ एक जगह पर रह सकती हैं, ऐसा इसको माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हैबिटेट, तो हैबिटेट हमारे कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान, माउंटेन जिन्हें पर्वत कहते हैं, पोलर रीजन जो ध्रुवीय हैं, एक्वेटिक जो जलीय है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हैबिटेट से छोटा होता है, या हैबिटेट का ही एक पार्ट है। इसमें हैबिटेट निके, लाइफ फ्रॉम निके, इसमें रीजनरेशन निके और ट्रॉपिक निके। ट्रॉपिक निके, पुनरुद्भवन निके, जीवन योग्य निके, और एक हैबिटेट निके के नाम से इन्हें जानते हैं। इनके बारे में हम और विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो फ्रॉग है, तो उसके जो हैबिटेट हैं और निके, इनके बारे में अगर हम जानें तो देखिए, अगर वो मेंढक कहाँ पे है? पानी में है, तो पानी मतलब एक्वेटिक, तो हैबिटेट उसका एक्वेटिक हो गया, और वहाँ पे वो खाना भी तो खाएगा, कुछ भी करेगा अंदर, और जो कुछ खाना और एनिमी से बचेगा तो वो उसका निके भी वहाँ पे है। और जब वो बाहर आएगा तो बाहर भी स्नेक या जो भी उसे खाने वाले होंगे उनके एनिमी यहाँ रहेंगे, और फूड यहाँ पे रहेगा, तो वो यहाँ पे भी फूड खा सकता है। इसलिए मैंने कल भी ये कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ कि जो मेंढक है उसका जो निके और हैबिटेट जो है, जहाँ पर वो रहेगा वहीं उसके आसपास रहेगा। तो जहाँ हैबिटेट होगा उसी के आसपास उसका निके बनेगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है।